अम्मा गुस्से में खनक को घर के अंदर लेकर आई और उसका हाथ छोड़कर गुस्से में तख्त पर बैठ गई। नैना गुस्से में खनक के कंधों को पकड़ते हुए बोली, जानती है कि तू मेरी और अम्मा की जान है, फिर भी तूने हमारे साथ ऐसा किया। एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में। खनक ने नैना का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, नैना, शिवजी जी की कसम, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। नैना गुस्से में खनक के कंधों को पकड़कर चिल्लाते हुए बोली, तो बता, क्यों तूने मरने का नाटक किया और क्यों सब कुछ जानते हुए भी तूने साहब से छुपकर शादी की? क्यों? कोई जवाब है तेरे पास? खनक रोते अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और चिल्लाते हुए बोली, मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे शादी की थी और बोला था कि अगर मैंने उसकी शादी नहीं की तो वो आप लोगों को मार देंगे। और मेरी मौत की झूठी खबर भी उन्होंने ही फैलाई थी। खनक ने सारी बातें अम्मा को बता दी, कैसे असवद ने उसे ज़बरदस्ती शादी की थी और कैसे उसे धमकी दी थी। खनक के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर अम्मा और नैना के होश उड़ गए। खनक अम्मा के पैरों में के पास बैठ गई और रोते बोली, तुम तो मुझे जानती हो ना कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती अम्मा, लेकिन मुझे उन्होंने धमकी दी थी। अम्मा प्लीज़, आप मेरी बातों का यकीन कीजिए। शिवजी जी की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही। बोलते हुए खनक की आंखों से आंसू गिरकर अम्मा के पैरों पर गिर रहे थे। खनक के आंसू देखकर अम्मा का दिल पिघलने लगा और उन्होंने जल्दी से उठकर खनक को अपने कलेजे से लगा लिया और बोली, मुझे माफ़ कर दे मेरा बच्चा, तेरे साथ इतना गलत हुआ और हम दोनों ने भी तुझे अपराधी मान लिया, लेकिन हम दोनों क्या करते। छोटी मैडम ने बताया कि तूने छोटे साहब से शादी कर ली है, तो हम दोनों को ही गुस्सा आ गया। हमें माफ़ कर दे। खनक अम्मा से अलग होकर उनके आंसू साफ करते बोली, नहीं अम्मा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है, मुझे आपको पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। नैना खनक के पास आई और उसे हिम्मत देती हुई बोली, तुझे उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं और अम्मा तेरे साथ हैं। अम्मा भी खनक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, नैना बिल्कुल सही कह रही है, अब तुझे किसी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। खनक नैना और अम्मा की बात सुनकर अपने आंसू साफ करते बोली, नहीं अम्मा, शादी चाहे ज़बरदस्ती की हो या मेरी मर्जी से, लेकिन शादी तो हुई है। शादी की हर एक रस्म हुई है और मैंने दिल से उन्हें अपना एजी ओजी मान लिया है, इसलिए मुझे वापस वहीं जाना होगा। नैना गुस्से में खनक पर चिल्लाते हुए बोली, दिमाग खराब हो गया है, ये तू क्या बोल रही है? खनक के दोनों कंधों को पकड़कर हिलाते हुए, जबरदस्ती की शादी शादी नहीं होती। और जी, शादी में तेरी मर्जी शामिल नहीं थी, वो शादी कैसी, इसलिए तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। खनक नैना को समझाते बोली, नहीं नैना, जब उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की थी तो मुझे ऐसा लगता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने उन्हें माफ़ कर दिया मन में। आई एम सॉरी नैना और अम्मा, लेकिन अगर मैं वापस नहीं गई तो असवद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और वो कहीं गुस्से में आप दोनों को कुछ ना कर दें, इसलिए मेरा वहाँ जाना ही बेहतर है। मेरे साथ कुछ भी हो जाए, कितना भी दर्द मिले, मैं झेल सकती हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ नहीं। इतना बोलकर खनक ने गहरी सांस ली और वहां से चली गई। अम्मा और नैना खनक को जाते हुए देखती ही रह गईं। दोनों में से ही किसी ने भी खनक को जाने से नहीं रोका। शाम का वक्त, असवद ऑफिस से घर आया और सीधे अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी काव्या उसे पीछे से रोकते हुए बोली, भाई, आपको एक बात बतानी थी। आपकी डॉल। काव्य की बात अभी पूरी भी नहीं हुई पाई थी कि वहां पर खनक आ गई। खनक को देखकर काव्य के होश उड़ गए। वो यही सोचने लगी कि उसके सामने तो खनक की अम्मा उसे लेकर गई थी। फिर वो ये सोच सोच कर उसका दिमाग खराब हो रहा था। असवद ने गुस्से में काव्य को और फिर खनक को देखने लगा। खनक को देखकर उसके चेहरे पर सुकून और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। काव्य गुस्से में खनक को घूरते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे? तुम तो अपनी मॉम के साथ उनके घर गई थी ना? काव्य की बात सुनकर असवद की आंखें सर्द हो गईं। वहीं खनक डर से कांपने लगी। असवद काव्य को बिना देखे गुस्से में बोला, जब तुम्हें पूरी बात पता ना हो तो तुम्हें बीच में बोलना नहीं चाहिए। असवद की गुस्से से बड़ी आवाज़ सुनकर काव्य डर से कांप गई। असवद ने खनक का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती खींचते हुए कमरे की तरफ ले जाने लगा। काव्य गुस्से में चिल्लाते बोली, खनक,
इस लड़की ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है, इसका कुछ अलग ही ट्रीटमेंट करना होगा। बोलते हुए काव्या के फेस एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गए। अश्वत्थ का कमरा। अश्वत्थ खनक को कमरे के अंदर लाया। खनक डरते हुए जल्दी से अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगी। वो मैं अम्मा के घर। तभी अश्वत्थ ने खनक की कमर पर अपने हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया और उसे एकटक देखने लगा। उसकी चुप्पी खनक को और भी ज्यादा डरा रही थी। वो मन ही मन शिव जी को याद करने लगी। अश्वत्थ बिना कुछ कहे खनक को देखे जा रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि सुकून था। कुछ देर बाद फाइनली अश्वत्थ ने अपनी चुप्पी तोड़ी और धीरे से बोला, आई एम सॉरी डॉल। ये सुनकर तो खनक लगभग बेहोश होते होते बची। खनक हैरानी से अपनी बड़ी आंखें करते बोली, एजी ओजी, आपने अभी क्या बोला? एक बार फिर से बोलिए ना। अपने कान साफ करते, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। अश्वत्थ गुस्से में खनक को घूरते बोला, जस्ट शट अप डॉल। इतना बोलकर अश्वत्थ वहां से जाने लगा। तभी राग ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने आकर बड़ी मासूमियत से बोली, एजी ओजी, प्लीज़ एक बार फिर से बोल दीजिए ना। अश्वत्थ आंखों में शरारत भर के खनक की आंखों में देखते हुए बोला, आई वोना किस यू राइट नाउ। अश्वत्थ की बातें सुनकर खनक गुस्से में मुंह फुलाते बोली, एजी ओजी, अभी आपने कुछ और बोला था, सॉरी बोला था। बोलते हुए खनक अश्वत्थ की ओर भी ज़्यादा करीब आ गई। अश्वत्थ खनक को देखते हुए एटीट्यूड में बोला, इट्स ओके डॉल, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। खनक हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके अपने पति को देखने लगी। अश्वत्थ हल्के से मुस्कुराया और अगले ही पल उसने खनक की गर्दन को पीछे से पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। खनक की आंखें फटी की फटी रह गईं। अश्वत्थ डीपली खनक को किस कर रहा था। खनक अश्वत्थ के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगी, लेकिन अश्वत्थ की पकड़ उस पर काफी मजबूत थी। करीब 15 मिनट बाद अश्वत्थ ने खनक को छोड़ दिया। खनक गुस्से में जोर जोर से सांस लेने लगी। अश्वत्थ गुस्से में अपने भारी आवाज में खनक को वार्निंग देते हुए बोला, अगर अगली बार तुमने कोई भी शॉर्ट ड्रेस, क्रॉप टॉप या कोई ऐसी ड्रेस पहनी जिसमें तुम्हारी थोड़ी सी भी बॉडी दिखाई दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खनक गुस्से में अपनी आंखों को छोटा छोटा करके अश्वत्थ को घूरते हुए बोली, एजीओ जी, सारी गलती आपकी है। जब आपको ऐसी ड्रेस से गुस्सा आता है तो आपने मुझे पहनने के लिए क्यों दी। खनक की बातें सुनकर अश्वत्थ की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। शेखावत विला। खनक गुस्से में अपनी आंखों को छोटा छोटा करके अश्वत्थ को घूरते बोली, एजी ओजी, सारी गलती आपकी है। जब आपको ऐसे ड्रेस से गुस्सा आता है तो आपने मुझे ऐसी ड्रेस पहनने क्यों दी? क्यों ला कर दी आपने ऐसी ड्रेस? खनक की बातें सुनकर अश्वत्थ की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वो गुस्से में खनक की आंखों में देखते हुए बोला, क्या मैंने तुम्हें ड्रेस दी? गुस्से में खनक के कंधों को पकड़कर हिलाते हुए, डॉल, आर यू मैड? मैं तुम्हें ऐसी ड्रेस क्यों दूंगा पहनने के लिए? खनक हैरानी से अश्वत्थ को देखते हुए कुछ बोलने वाली हुई, तभी उसे कुछ याद आ गया। भाई ने तुम्हारे लिए ड्रेस भेजी है और भाई चाहते हैं कि तुम यही ड्रेस पार्टी में पहन कर आओ। भाई ने तुमसे शादी क्या कर ली? तुम तो अपनी औकात ही भूल गई। ये भूल गई कि तुम पहले यहाँ नौकरानी थी और आज भी तुम्हारी वही हैसियत है। तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम मेरे भाई को मना करो, ठीक है? तुम्हें नहीं पहनना, मैं भाई को कॉल करके बता देती हूँ, फिर उनका गुस्सा तुम झेलना। ये सब याद आते ही खनक समझ गई कि काव्या ने ज़रूर उसे वो ड्रेस दी थी, लेकिन क्यों? आखिर उसने उससे झूठ क्यों बोला? खनक हैरानी से अश्वत्थ को देखते हुए बोली, एजी ओ जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे तो खुद वो ड्रेस छोटी मैडम ने दी थी और ये भी कहा था कि आपने ये ड्रेस दी है और आप गुस्सा ना हो जाएं, इसलिए मैंने वो ड्रेस पहनी थी, वरना मैं तो ऐसे कपड़े कभी पहनती भी नहीं। बोलते हुए खनक बहुत ज़्यादा मासूम लग रही थी। उसकी आंखों में उसकी सच्चाई साफ साफ नजर आ रही थी।
असवद गुस्से में खनक की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब है कि काव्य ने तुम्हें वो ड्रेस दी थी? खनक ने डरते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। असवद गुस्से में काव्य का नाम चिल्लाते हुए बाहर निकल गया। उसका गुस्सा देखकर खनक बहुत ज़्यादा डर गई और जल्दी से उसके पीछे पीछे जाने लगी। असवद की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर सभी लोग अपने कमरे से बाहर आ गए। काव्या को फोन पर रितेश से बात कर रही थी। अपने भाई के गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर वो जल्दी से अपना फोन छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई। अनंता जी हैरान होकर असवद से बोली, बेटा तुम इतना गुस्से में काव्या का नाम क्यों चिल्ला रहे हो? बात क्या है? अपने भाई का इतना तेज गुस्सा देखकर काव्या की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने भाई के सामने भी जा सके। उसकी बॉडी डर से कांप रही थी। असवद गुस्से में अपने कदम बढ़ाते हुए काव्या के पास आया। काव्या असवद को अपने पास आते देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और घबराहट से बोली, भाई क्या हुआ? तभी असद ने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया। थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में गूंज गई। काव्य अपने गाल पर हाथ रख के हैरान भरी नजरों से, जिनमें आंसू थे, देख रही थी। अनंता जी असवद को रोकने वाली हुई तभी असवद ने गुस्से में उन्हें हाथ दिखा दिया। अनंता जी बेवजह से वहीं पर खड़ी हो गई। वो मौजूद किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। असवद गुस्से में अपनी जलती निगाहों से काव्य को देख रहा था और वो गुस्से में चिल्लाते बोला, डोल को वो ड्रेस तुमने दी थी? ये बोलकर कि वो ड्रेस मैंने उसे दी है और डोल ने तुम्हारा यकीन कर लिया। अपनी सच्चाई खुलता देखकर काव्या की आंखें फटी की फटी रह गई और वो जल्दी से अपनी सफाई देती बोली, नहीं भाई, मैंने उस नौकरानी को। काव्य की बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई कि असवद ने गुस्से में एक और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और चिल्लाते हुए बोला, वो कोई नौकरानी नहीं है बल्कि असवद सिंह शेखावत की पत्नी है, खनक असवद शेखावत। गुस्से में सबको अपनी जलती निगाहों से देखते हुए, अगर आज के बाद किसी ने भी उसे नौकरानी कहा और किसी ने भी उससे एक भी काम करवाया तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि उसने कौन सा काम करवाया और काम कितना छोटा था। सीधे मौत के घाट उतारूंगा। समझ गए तुम लोग? सभी नौकरों ने कांपते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। असवद गुस्से में फिर काव्य की तरफ देखते हुए बोला, और अगर आज के बाद तुमने मेरी डॉल को नौकरानी कहा या किसी नौकर ने नौकर से उसे कंपेयर करने की कोशिश की, तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने ही तुम्हें बिगाड़ा था, बिना कुछ कहे तुम्हारी हर डिमांड को पूरा किया। अब मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि दोबारा मेरी डोल के आसपास भी नहीं भटकोगी। 1 महीने तक तुम नौकरों के क्वार्टर में रहोगी, अपना सारा काम खुद करोगी, कोई नौकर तुम्हारी मदद नहीं करेगा। असवद की सजा सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए। काव्या हमेशा से ही बड़े लाड़ प्यार में पली बड़ी हुई थी और उसे इन्हीं सब की आदत थी। उसने तो आज तक कभी खुद से परोस कर खाना भी नहीं खाया था। काव्या की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो रोते बोली, भाई आप ये क्या? उस लड़की ने आपसे झूठ बोला और आप मान गए? असवद गुस्से में काव्या को घूरते बोला, शट अप। मेरी डॉल कैसी है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, लेकिन तुम्हारे जानने का टाइम आ गया है। इतना बोलकर असद ने काव्य का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगा। तभी खनक जल्दी से भागकर उसके सामने आ गई और रोते बोली, आप गुस्से में ये क्या कर रहे हैं? वो आपकी बहन है। खनक को सामने देखकर असवद गुस्से में अपने दांत पीसते बोला, डॉल सामने से हटो। खनक अपना सर नामे हिलाते बोली, नहीं जी ओ जी, छोटी मैडम जिनकी ज़िंदगी हमेशा से ही राजकुमारी वाली रही है वो कैसे बाहर रहेंगी? आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। काव्या गुस्से में खनक को देखते दांत पीसकर मन में बोली, एक बार फिर से तुम्हारी वजह से भाई ने मुझ पर हाथ उठाया, इन सब का बदला तुम्हारी जान लेकर लूंगी। काव्या ने गुस्से में असवद के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और बाहर निकल गई। खनक जल्दी से उसके पीछे गई, उसके सामने आकर माफ़ी मांगते बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो इतना गुस्सा हो जाएंगे, वरना मैं उन्हें कभी भी नहीं बताती। काव्या गुस्से में खनक पर चिल्लाते बोली, ये सब बोलकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? बहुत बड़ी महान हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम नौकरानी हो और हमेशा नौकरानी रहोगी। महारानी के कपड़े पहनने से नौकरानी महारानी नहीं हो जाती। तुम्हारा पति
तुम्हें डॉल बोलता है मतलब भी जानती हो? तुम उसके लिए बस खिलौना हो जिसे वो खेल रहे हैं, और जिस दिन तुमसे मन भर गया तुम्हें धक्के मारकर बाहर फेंक देंगे। तुम्हें पता है भाई ने हम सबके सामने तुमसे शादी क्यों नहीं की? क्योंकि वो तुमसे शादी करना चाहते ही नहीं थे। जरूर तुम्ही ने फोर्स किया होगा, उन्हें ब्लैकमेल किया होगा। घिन भरी नजरों से देखते हुए, तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को यही तो करना आता है, पैसों के लिए किसी के साथ भी सो जाती हो। तुमने भी भाई के साथ सोने की। काव्य की बात पूरी भी नहीं हो पाती, खनक ने गुस्से में उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में कांपते हुए चिल्लाकर बोली, आपको शर्म आनी चाहिए एक लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में ऐसा सोचते हुए। लेकिन कुछ लोगों ने सही कहा है, आप भले बड़े घर की बेटी हैं, लेकिन आपकी सोच बहुत छोटी सी है और बहुत गंदी है। लेकिन मुझे आपकी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो मेरे बारे में सोचना है आप सोचिए, लेकिन इतनी बात आप मेरी याद रखिएगा। और क्या आप बोल रही थी? शर्म आनी चाहिए आपको अपने ही भाई के बारे में ऐसा सोचते हुए। लेकिन शर्म तो आपने 1000 रुपये में बेच खाई है। काव्या गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, यू? खनक गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, यू भी आप अपने पास रखिए और ये सोचिए आप यहाँ कैसे रहेंगी जब रात को आपको मच्छर काटेंगे। वैसे तो मैंने सोचा था कि एजीओजी से बात करके आपकी सज़ा माफ़ करवा दूंगी, लेकिन अब तो आपको मच्छर मारने वाली स्प्रे भी नहीं दूंगी। अब रहिए मच्छरों की दुनिया में। बोलकर खनक ने बुरा सा मुंह बनाया और वहां से चली गई। काव्या गुस्से में अपने दांत पीसती रह गई। शेखावत मैंसन, खनक गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, उसने अपनी नजरें घुमाकर सर्वेंट क्वार्टर को देखा जिसमें कमरे बने हुए थे। काव्या गुस्से में चिल्लाते बोली, मैं काव्या सिखावत सर्वेंट क्वार्टर में रहूंगी? उस गंवार की तो, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर उसे उसकी असली औकात दिखाकर उसे जमीन पर ना पटक दिया तो मेरा नाम भी काव्या सिखावत नहीं। एक बार तो मरते मरते बच गई, लेकिन इस बार जान से नहीं मारूंगी, बल्कि ऐसी सजा दूंगी कि जिंदा होते हुए भी लाश बनकर रह जाएगी। बोलते हुए काव्या का चेहरा बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। काव्या गुस्से में मुंह बनाते हुए एक कमरे के अंदर आई तो कमरे की हालत देखकर उसका मुंह बन गया। कमरे में चारों तरफ गंदगी थी और हर तरफ धूल ही धूल थी। काव्या ने गुस्से में चिल्लाकर नौकरों को बुलाया और दांत पीसते हुए बोली, ये क्या कबाड़ खाना बना रखा है, जल्दी से साफ करो। नौकर करते धीरे से बोला, आई एम सॉरी मैडम, लेकिन ये सब आपको खुद ही करना होगा, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इतना बोलकर नौकर वहां से चला गया। काव्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गई। रात का वक्त, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। कनक अस्वथ के बगल वाली चेयर पर बैठी हुई थी। मेंशन के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। कुक ने सभी लोगों को खाना परोसा और जैसे ही अस्वथ को खाना सर्व करने वाला हुआ तभी अस्वथ ने उसे अपना हाथ दिखाकर रोक दिया और खनक से बोला, डोल। खनक पहले तो हैरान हो गई, लेकिन फिर उसने अस्वथ को खाना सर्व किया। सभी लोग हैरानी से अस्वथ को देखे जा रहे थे। इस लड़की ने सच में उनके बेटे पर कोई जादू कर दिया था। सभी लोगों ने जैसे ही अपने खाने का निवाला तोड़ा तभी सबके कानों में एक गुस्से से भरी आवाज पड़ी, मुझे सजा देकर तो आप लोग बड़े मजे से खाना खा रहे हैं। सभी लोग जल्दी से अपनी जगह से उठकर हॉल में आए जहां काव्या गुस्से में खड़ी थी। काव्या गुस्से में अनंता जी की तरफ देखते हुए बोली, पूरा परिवार बिल्कुल भाई के जैसा है, किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। ठीक है, अब मुझे आप लोग के साथ रहना ही नहीं। गुस्से में अस्वथ का चेहरा देखते हुए, जिस भाई ने कभी मुझसे चिल्लाकर बात नहीं की, वो भाई आज इस लड़के के कहने पर मुझे घर से बाहर निकाल रहा है। ठीक है, आप लोगों को जो करना है कीजिए, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। इतना बोलकर काव्या गुस्से में वहाँ से जाने लगी। अनंता जी और बाकी सब काव्या को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन काव्या अपनी जिद पर अड़ी रही। खनक अस्वथ का हाथ पकड़ते बोली, छोटी मैडम,
मेंशन छोड़कर जा रही हैं, आप उन्हें रोक लीजिए। अश्वत्थ लापरवाही से बोला, एक दिन मेंशन से बाहर नहीं रह पाएगी, लौटकर यहीं आएगी। इतना बोलकर अश्वत्थ ने खनक को अपनी गोद में उठा लिया और वहां से जाते हुए नौकर से बोला, मेरा खाना रूम में लेकर आओ। ये देखकर तो काव्या और भी ज्यादा गुस्से से लाल हो गई। उसे लगा था कि उसके मेंशन छोड़ने की बात सुनकर उसका भाई उसे रोक लेगा, लेकिन ये तो उसे अपनी डोल से भी फुर्सत नहीं थी। काव्या गुस्से में अनंता जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर मेंशन से बाहर निकल गई। काव्या सड़क पर पैदल टहल रही थी। एक तो उसके पास पैसे नहीं थे और नहीं उसका फोन। काव्या को खनक पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि खनक के मेंशन में कदम रखते ही उसका भाई बिल्कुल बदल गया। काव्या ने गुस्से में एक ऑटो को रोका और जगह पर बात कर बैठ गई। ऑटो वाले ने काव्या से पैसे मांगे तो काव्या बोली, मेरे पास पैसे नहीं है। ऑटो वाला गुस्से में चिल्लाते ही बोला, अगर जेब में रुपया नहीं था तो बैठी क्यों, बाहर निकलो, पैसा है नहीं, घूमने चलेंगे। एक मामूली ऑटो ड्राइवर के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनकर काव्या गुस्से में लाल पीली होगी। वो ऑटो से उतरी और ऑटो ड्राइवर पर चिल्लाते हुए बोली, माइंड योर लैंग्वेज, तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। एटीट्यूड में चुटकी बजाते हुए, एक सेकंड नहीं लेगा तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में। ऑटो वाला जोर जोर से हंसते बोला, जेब में पैसा नहीं है, चेहरे पर लाली लिपस्टिक पोत कर ये मुझे मेरी औकात दिखाएगी। गुस्से में चिल्लाते हुए, ओ मैडम, यहाँ से निकलो, वरना कहीं ऐसा ना हो यहाँ रहने से आपने जो अपने चेहरे पर लाली लिपस्टिक पोती है वो छूट जाए। इतना बोलकर ऑटो वाले ने अपना ऑटो स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। काव्या ऑटो को जाता देखकर अपने पैर पटकते हुए बोली, आज उस गंवार की वजह से मुझे क्या कुछ नहीं झेलना पड़ रहा है, उसे तो मैं इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर काव्या गुस्से में पैर पटकते हुए फिर से चलने लगी। इस वक्त काव्या एक गेट के सामने खड़ी थी। काव्या ने दरवाजे को नॉक किया। अगले पल एक हैंडसम से लड़के ने दरवाज़ा खोला। उस लड़के को देखकर काव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो उसे लड़के की सीने से लग गई। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके कुछ समझने से पहले एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। काव्या अपने गाल पर हाथ रखकर गुस्से में अपनी जलती निगाहों से अपने सामने खड़ी लड़की को देख रही थी। लड़की गुस्से में चिल्लाते बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को गले लगाने की, तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। काव्या भी गुस्से में चिल्लाते बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी मुझे थप्पड़ मारने की, और तुम हो कौन। लड़की मुस्कुराते बोली, रितेश की वाइफ, और तुम वही लड़की हो ना जो मेरे पति के पीछे पड़ी रहती हो। गुस्से में अपनी कसम कसते हुए, आज मैं तुम्हारे इस थोबड़े का वो हाल करूंगी कि मेरे पति को फंसाना तो दूर, दूसरा लड़का तुम जैसी कलमुही को नजरें उठाकर देखेगा भी नहीं। इतना बोलकर लड़की ने काव्या का हाथ पकड़ा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर और जड़ दिया और गुस्से में उसके बाल पकड़कर खींचते हुए बोली, आइंदा मेरे पति के आसपास भी भटकी या अपनी चुड़ैल जैसी शक्ल मेरे पति को दिखाई तो तुम्हारे बाल नोच कर तुम्हें टकली कर दूंगी। बोलते हुए लड़की गुस्से में काव्या के बालों को खींचे जा रही थी और काव्या अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वहीं रितेश लापरवाही से लड़की से बोला, डार्लिंग, इसे छोड़ भी दो, कहीं सच में ये टकली ना हो जाए। लड़की ने गुस्से में काव्या को धक्का दे दिया, जिससे काव्या जमीन पर गिर गई और अपनी जलती निगाहों से दोनों को देखने लगी। रितेश काव्या को देखते हुए जानबूझकर लड़की को अपने गले से लाकर मुस्कुराते बोला, सोना, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो, तुम्हारे क्यूट से फेस पर गुस्सा बिल्कुल भी सूट नहीं करता, इस पर तो बस प्यारी सी स्माइल ही सूट करती है। रितेश की बात सुनकर सोना मुस्कुराते हुए बोली और फिर उसने गुस्से भरी नजरों से काव्या को देखा और उसे जललाते हुए रितेश के गले में अपनी दोनों बाहें डालकर उसके गाल पर किस करते बोली, बेबी, मैंने इस लड़की को अच्छे से सबक सिखा दिया है, अब ये तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगी। काव्या गुस्से में उठकर खड़ी हो गई और रितेश पर चिल्लाते बोली, मुझे धोखा देकर तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुम मुझे अच्छे से जानते हो कि मैं काव्य सिखावत हूँ। जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वो चाहिए होती है, और तुम मेरी जिद और मेरा जुनून हो। तुम्हें तो मैं पागल रहूंगी और फिर तुम्हारी सो कॉल्ड वाइफ को ही ना मारना पड़े।
लेकिन मैं तुम्हें तो पाकर ही रहूंगी। गुस्से में सोना को घूरते हुए, आज जो तुमने मेरी बेइज्जती की है उसका बदला इतना भयानक और खतरनाक होगा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मेरे रितेश से प्यार करने की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी और मैं तुम्हें देख कर रहूँगी। रितेश और सोना को अपनी उंगली दिखाते हुए, जस्ट वेट एंड वॉच, इतना बोलकर काव्या गुस्से में वहाँ से चली गई। सोना रितेश से अलग हुई और उसकी आंखों में देखते बोली, रितेश, सब मुझे सच सच बताओ, क्या बात है। रितेश बेड पर बैठ गया और एक गहरी सांस लेते ही बोला, मैंने काव्या से सिर्फ प्यार करने का नाटक किया क्योंकि मुझे उसे ढूंढना था और मुझे पता चल गया था कि मुझे उस काव्या के ही पहुंच सकती है। लेकिन जब मुझे काव्य की असलियत पता चली, मैंने सोच लिया इसके अंदर जो घमंड है उसे तोड़ना होगा, उसे उसे दूर रखना होगा। मैं नहीं चाहता कि इसके रहते हुए उस पर कोई खतरा आए। सोना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बेड के पास आई और रितेश को अपने पेट से लगाते हुए बोली, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। बहुत सोच समझकर कर रहे होंगे, हंसते हुए। लेकिन एक बात बोलूं, वो सच में एक नंबर की चुड़ैल थी या चुड़ैलों की महारानी थी। रितेश अपनी दोनों आंखें बंद करके हल्की सी घबराई आवाज में बोला, लेकिन सोना, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। मैं काव्य को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो चुप रहने वालों में से नहीं है। वो ज़रूर कुछ ना कुछ करके तुम्हें हर्ट करेगी। रितेश की बात सुनकर सोना हंसते बोली, तो क्या मैं कम हूँ? अगर वो चुड़ैल है तो मैं भी बब्बर शेरनी हूँ, एक ही बार में उसे खा जाऊंगी। सोना की बात सुनकर रितेश हंसने लगा। कुछ दिन बाद काव्या अभी तक मेंशन वापस नहीं आई थी। वो कहाँ थी किसी को भी पता नहीं था। अस्वथ का कमरा। खनक का मुंबई के सबसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हो गया था और आज वो कॉलेज जाने वाली थी, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। खनक ने सिंपल सा फुल स्लीव का अनारकली सूट पहना हुआ था, पैरों में जूती, चेहरे पर मेकअप के नाम पर आंखों में काजल और होठों पर बस हल्की सी लिपस्टिक, गले में मंगलसूत्र, जिसे इस तरह से बनाया गया था कि उसे देखकर कोई भी नहीं रह सकता था कि वो मंगलसूत्र है, और मांग में हल्का सा सिंदूर जिसे उसके बालों ने छुपा लिया था। कानों में छोटी सी झुमकी, माथे पर ब्लैक कलर की बहुत छोटी सी बिंदी और खुले हुए बाल, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। खनक ने जल्दी से अपना बैग पैक किया, तभी अस्वथ ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपनी थोड़ी रखकर उसके गाल से अपना गाल रब करते हुए वार्निंग टोन में बोला, डॉल, याद है ना मैंने तुम्हें क्या समझाया था? और कुछ चीज़ तो भूल भी गई हो। खनक हैरानी से सब कुछ याद करते हुए बोली, नहीं है जी, ओ जी, मैं तो कुछ भी नहीं भूली, मैंने अपना सारा सामान रख लिया है। अस्वथ खनक के सामने आए, अपनी पैंट से एक ब्लैक कलर का फेस कवर मास्क निकालकर खनक की आंखों के सामने करते बोला, डॉल, इसे तुम भूल ही गई। खनक ने हैरान से पहले मास्क को देखा और फिर अस्वथ का चेहरा देखते बोली, मास्क? लेकिन कोरोना वायरस तो कब का खत्म हो गया है और दूसरा वायरस भी आ चुका है और आप मुझे मास्क दे रहे हैं। इसमें तो मुझे सांस भी नहीं ली जाएगी और ना ही मेरी आंखों को कुछ दिखाई देगा। कहीं मैं कॉलेज के पहले दिन ही सीढ़ियों से नीचे गिर गई, मेरा तो पहले दिन ही पोपट हो जाएगा। अपने दोनों हाथ जोड़कर शिवजी से, शिवजी जी, अब आप ही कुछ बताइए, मेरे एजीओ जी को समझाइए ना। मैं साथ जीवन के लिए उनकी पत्नी बन चुकी हूँ और कोई पति भला अपनी पति की नहीं कि मासूम खूबसूरत भोले वाले चेहरे को ऐसे काले कपड़े से ढकता है क्या? अस्वथ काफी देर से खनक की नौटंकी देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बीवी इतनी बड़ी ड्रामेबाज कैसे हो सकती है। खनक शिवजी जी से हाथ जोड़कर अपने पति के सामने हाथ जोड़ते बोली, ए जियो जी, प्राणनाथ, प्राण प्रिय, मैं आपकी मासूम खूबसूरत सी अर्धांगिनी, आप मुझ पर थोड़ी तो दया कीजिए। आप हमारा गोरा सा मुख इस काले रंग के बेरंग कपड़े से ढकेंगे तो हम इस रंग बिरंगी दुनिया को अपनी खूबसूरत आंखों से कैसे देख पाएंगे? स्वामी, थोड़ी दया कीजिए, हम पर इतना अत्याचार मत कीजिए। अगर आपने हमारा कहना नहीं माना तो हम आपके चरणों में अपना सर पटक पटक कर जान दे देंगे। अस्वथ खनक की, जो काफी देर से नौटंकी देख रहा था, गुस्से में उस पर चिल्लाते बोला, जस्ट शट अप डोल,
अपना ड्रामा बंद करो। असद के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर खनक एकदम से चुप हो गई। उसने बड़ी मासूमियत से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपनी पलकें झपकाते हुए असवद को देखने लगी। असवद ने एक गहरी सांस ली और बोला, ओके डॉन। ये सुनना था कि खनक खुशी से पागल हो गई और एक्साइटमेंट में डांस करने लगी। एजी ओजी मान गए, खनक के एजी ओजी मान गए, ला 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 ला। खनक असवद के चारों ओर घूमते हुए डांस कर रही थी। असवद ने अपना सर पीट लिया और खुद से बोला, डोल की हरकत तो ये छोटी बच्ची की तरह है, मुस्कुराते हुए, और हमेशा बच्ची की तरह ही रहेगी। मैं अपनी डोल को कभी बड़ा नहीं होने दूंगा। मुझे अपनी डोल ऐसे ही पसंद है। असवद ने खनक का हाथ पकड़कर और कमरे से बाहर निकल गया। असवद ने पहले खनक को चेयर पर बैठाया और उसके बाद खुद चेयर पर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अंशुमन मुस्कुराते हुए खनक से बोला, ऑल द बेस्ट भाभी। खनक भी मुस्कुराते बोली, थैंक यू भैया। खनक ने जानबूझकर थैंक यू के आगे भैया लगाया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके पति को गुस्सा आए और उसका पति गुस्से में उसके कॉलेज जाने से रोक लगा दे। वैसे भी असवद को कब किस बात पर गुस्सा आ जाए इसका तो पता भी नहीं चलता। खनक के भैया कहने पर अंशुमन के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने खनक को हमेशा से ही एक भाई की दृष्टि से ही देखा था। उसके मन में खनक के लिए कोई भी गलत विचार नहीं थे। कुछ देर बाद खनक असवद का ब्रेकफास्ट हो गया। असवद अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और उसके उठते ही खनक भी उठकर खड़ी हो गई। असवद ने खनक का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगा। तभी खनक ने डरते हुए उसे रोक दिया और उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर अनंता जी और अनिरुद्ध जी के पास आई और कोई कुछ समझ पाता इससे पहले खनक ने बड़ी फुर्ती से दोनों के पैर छू लिए और मुस्कुराते बोली, जानती हूँ कि आप दोनों मुझसे नाराज हो, लेकिन आप दोनों से आशीर्वाद लेना तो मेरा हक है और मैं आप दोनों से आशीर्वाद तो लेकर ही रहूंगी। इतना बोलकर खनक ने खुद ही अनंता जी और अनिरुद्ध जी का हाथ अपने सर पर रख लिया और मुस्कुराते बोली, जल्दी से कुछ तो बोलिए। खनक का बचपना देखकर अंशुमन, अनंता जी और अनिरुद्ध के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं असवद को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखा हुआ था। अनंता और अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए खनक को आशीर्वाद दिया। खनक जल्दी से भागकर अपने एजी ओजी के पास आई और अपने पति के पैर छू लिए और जल्दी से खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोली, आप मुझे ये आशीर्वाद दोगे कि आप मेरी सारी बातें मानोगे। ये सब इतनी जल्दी भी हुआ कि असवद भी खनक को रोक नहीं पाया। उसने गुस्से में खनक को देखा और बोला, डोल, ये क्या किया तुमने? खनक मुस्कुराते बोली, कुछ नहीं ये जी ओ जी, बस आपके पैर छूकर आपका आशीर्वाद लिया है। मेरी अम्मा कहती है कि कुछ भी अच्छा काम करने से पहले सभी बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, और आप तो मुझसे कितने बड़े हो, आप तो मेरी अम्मा की उम्र के हैं। खनक की बातें सुनकर असवद उसे गुस्से से घूरने लगा और वहीं बाकी सब अपना मुंह दबाकर हंसने लगे। असवद अपने गुस्से को दबाते हुए खनक से बोला, डोल, मैं तुम्हें इतना बूढ़ा दिखाई देता हूँ? खनक अपने होठ पर उंगली रखकर कुछ सोचते हुए, नहीं है जी ओ जी, हमारी अम्मा तो जवान है, किसी हीरोइन से कम नहीं लगती, लेकिन आप तो जो फिल्मों में बूढ़ा गुंडा होता है, क्या नाम है उसका, अमरीश पुरी लगते हैं मुंह बनाते हुए। लेकिन अमरीश ने तो कि बहुत ज़्यादा पूरियाँ खाई थी, इसलिए उसका नाम अमरीश पुरी पड़ गया। ये कुछ समझ नहीं आया। मैं तो बहुत ज़्यादा गोलगप्पे खाती हूँ, तो मेरा नाम क्या खनक गोलगप्पा हो जाएगा? बोलते हुए खनक ने बड़ा सा मुंह बनाया। उसे सच में नहीं लगा कि उसका नाम खनक गोलगप्पा ना हो जाए। असवद ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए खनक का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगा। उसके जाने के बाद उसके परिवार वाले जो मुंह दबाकर हंस रहे थे, अचानक ही जोर जोर से हंसने लगे। अनिरुद्ध जी हंसते बोले, जो भी बोलो, आज इस लड़की की वजह से हम सबके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अंशुमन भी हंसते बोला, और हाँ डैड, भाई के सामने सबकी बोलती बंद हो जाती है और उनकी खनक के सामने बोलती बंद हो जाती है। भाई अमरीश पुरी लगते हैं। इतना बोलकर अंशुमन के साथ साथ बाकी सब भी हंसने लगे। खनक गाड़ी में थी।
खनक मुस्कुराकर खिड़की से बाहर देख रही थी। वहीं अस्वद गुस्से में ड्राइव करते हुए अपने मन में बोल रहा था, मेरी डोल को मैं अमरीश पुरी दिखाई देता हूँ। पक्का डोल की आंखें खराब हो गई हैं। खनक मुस्कुराते हुए अपने मन में बोली, मेरे एजी ओजी अमरीश पुरी नहीं, वे तो मेरे पसंदीदा कलाकार सलमान खान लगते हैं। और दबंग दबंग दबंग। खनक मुस्कुराते अपने मन में गाना गा रही थी, इस बात से अनजान कि उसकी कॉलेज की लाइफ कितनी मुश्किलों से घिरी होने वाली है। कुछ घंटों बाद अस्वद की गाड़ी मुंबई के बेस्ट कॉलेज के सामने आकर रुकी। खनक अपनी टिमटिमाती आंखों से सामने बड़ी सी बिल्डिंग को देख रही थी। इस वक्त उसके होठों पर प्यारी सी स्माइल थी। खनक ने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाकर गाड़ी के दरवाजे को खोलना चाहा, तभी अस्वद ने उसकी कलाई को पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते बोला, डोल, तुम मेरा प्यार भूल गई, इसलिए तुमने मुझे सीनियर सिटीजन में ऐड कर दिया। आंखों में शरारत बढ़ते हुए, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक बार फिर से प्रूफ कर दूंगा। अस्वद की बातें सुनकर खनक के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए, क्योंकि वो उसके कहने का मतलब समझ गई थी। अस्वद ने गाड़ी के शीशे ऊपर कर दिए। अब कोई भी उन्हें बाहर से अंदर नहीं देख सकता था, लेकिन अंदर के बैठे लोग बाहर देख सकते थे। खनक हकलाते बोली, नहीं, वो तो बोलते हुए खनक इतना ज़्यादा शर्मा रही थी कि उसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था, और वहीं अस्वद को उसे परेशान करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अस्वद अपने होठों को खनक के कान के पास लाया और धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, डोल, तो आज रात को तैयार रहना मेरा प्यार झेलने के लिए। एंड आफ्टर दैट आई एम श्योर तुम कभी मुझे सीनियर सिटीजन नहीं कहोगी। खनक का तो डर से गला ही सूख गया और वो अपने मुंह की लार से अपने गले को तर करने लगी। उसकी धड़कन इतनी तेज चल रही थी कि उनकी आवाज़ अस्वद को बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। अस्वद ने हौले से खनक के कान की लो को चूम लिया। उसकी इस हरकत पर ही खनक के रोंगटे खड़े हो गए। अस्वद ने खनक के कंधों को पकड़कर उसका चेहरा अपने तरफ किया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगा। उसकी इस हरकत पर खनक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो लोग कॉलेज के सामने बिल्कुल सामने खड़े थे। अस्वद ने खनक को किस करते हुए सीट पर लेटा दिया और उसे और भी पैशनेट तरीके से किस करने लगा। खनक को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं अगर किसी ने उन दोनों को देख लिया तो क्या होगा, इसलिए वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये अस्वद को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उसने खनक के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में लेकर उसके सर के ऊपर कर दिया। करीब 20 मिनट बाद अस्वद ने खनक के होठों को छोड़ा और उसके दुपट्टे को उसके गले से सरकाकर उसके गले को चूमने लगा। खनक जोर जोर से सांस लेते हुए मन में खुद को ही कोस रही थी। हर बार उसकी होशियारी उसी पर भारी पड़ जाती थी। खनक अस्वद को रोकते हुए बोली, हम कॉलेज के सामने हैं। अस्वद जो खनक के गले पर किस कर रहा था, उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में देखते हुए उसे छोड़कर बोला, हाँ डोल, मुझे पता है कि हम दोनों कॉलेज के सामने हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हें थोड़ा सा प्यार कर लूँगा और बाद में रात को बेडरूम में, ओके। इतना बोलकर अस्वद ने खनक को देखते हुए आई विंक कर दी। शर्म से खनक का चेहरा जलने लगा और वो मन ही मन अस्वद को कोसने लगी। करीब 20 मिनट बाद अस्वद सीधा होकर अपनी सीट पर बैठ गया। खनक भी अस्वद को घूरते हुए अपनी जगह पर बैठ गई और गुस्से में उसे देखने लगी, क्योंकि उसकी वजह से उसका मेकअप बिल्कुल ख़राब हो गया था और उसके कपड़े भी। अस्वद खनक को देखकर तिरछा मुस्कुराते बोला, डोल, कुछ और भी करना है? खनक गुस्से में अपने पतिदेव का चेहरा घूरते बोली, मेरी फेवरेट लिपस्टिक की आपने ऐसी की तैसी कर दी। मेरी स्ट्रॉबेरी लिपस्टिक को खा गए। आपको तो मैं ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता, मुझे मेरी स्ट्रॉबेरी वाली लिपस्टिक चाहिए। अगर आज रात तक मुझे मेरी स्ट्रॉबेरी वाली लिपस्टिक नहीं मिली तो मैं आपको बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। लिपस्टिक खाने का इतना ही शौक था तो खुद क्यों नहीं लगा लेते? मेरी प्यारी सी लिपस्टिक खा ली। इतना बोलकर उसने गुस्से में अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लिया। अपनी बीवी की बात सुनकर
अस्वद का मन हुआ कि वो अपना सर स्टीयरिंग पर जोर से मार दे। उसकी बीवी एक लिपस्टिक के लिए उससे नाराज हो रही थी। अस्वद ने अपनी पैंट की पॉकेट से रुमाल निकाला और खनक का चेहरा अपनी तरफ करके उसके होठों के पास पहले लिपस्टिक को साफ करने लगा और उसके बाद उसके दुपट्टे को सही करते हुए बोला, डॉल, अगर अभी भी नाराज हो तो मैं तुम्हारी नाराजगी अभी इसी वक्त अच्छे से दूर कर दूंगा। खनक को पहले तो गुस्से में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही समझ आया वो जल्दी से जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, ए जी ओ जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आप हर बार सीरियस क्यों होने लगते हो? आपकी सीरियसनेस से तो मेरे तो प्राण ही निकल जाते हैं। और रही बात लिपस्टिक की, तो वो तो प्यार से अपने पतिदेव का हाथ पकड़ते हुए, आप है ना, आपके पास तो बहुत पैसा है, अपनी छोटी सी डॉल को छोटी सी लिपस्टिक दिलवा देना, बोलते हुए खनक बहुत ज़्यादा मासूम लग रही थी। अस्वद हंसा और खनक का मजाक उड़ाते बोला, डॉल, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही कि तुम बहुत छोटी सी हो और उससे भी छोटा है तुम्हारा दिमाग। तुम्हें कब क्या बोलना होता है तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुम्हारे मुंह में जो आता है तुम बोल देती हो, कभी तो सोच समझकर बोला करो। अस्वद की इस बात पर खनक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्से में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़े। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और अस्वद को बाय बोलकर गाड़ी से उतरकर कॉलेज कैंप में चली गई।